राष्ट्रीय आय लेखांकन की संरचना या बनावट का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आज हम राष्ट्रीय लेखांकन की बनावट या संरचना को ही पढ़ लेते हैं कि ये लॉन्ग में कभी कभी पूछ लेता है। हालांकि ये बनाने में देर होती है, लेकिन फिर भी इसने पूछ लिया है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के 5 क्षेत्र हैं: उत्पादन क्षेत्र या व्यवसायिक क्षेत्र, दूसरा है उपभोग, तीसरा है सरकारी क्षेत्र या खाता क्षेत्र, और चौथा पूंजी खाता या कुल बचत एवं निवेश खाता, और 5वां है विदेशी लेखा क्षेत्र। तो यही 5 क्षेत्र होते ही हैं: उपभोग, उत्पादन, बचत, सरकारी और विदेशी। ये 5 क्षेत्र ही होते हैं और इन्हीं 5 क्षेत्रों का हमें लेखा जोखा बनाना है, और वही लेखा जोखा बनाना ही राष्ट्रीय आय लेखांकन की बनावट है। और इसमें हमें ये बनाना पड़ता है कितना भुगतान किया और कितना प्राप्त किया, और अंत में दोनों का बराबर होना चाहिए। और अंत में अगर दोनों का बराबर है अर्थात बैलेंस में रहना चाहिए। हमेशा ये जो भी क्षेत्र होता है बैलेंस में ही दिखाना पड़ता है। अब वो वास्तविकता क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जब भी ये बनाया जाता है, जब भी संरचना बनाई जाती है, तो उसमें हमें दोनों को बैलेंस में दिखाना पड़ता है। वो भुगतान हो या प्राप्तियां हो, दोनों को दिखाना पड़ता है और बराबर में दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले है उत्पादन लेखा अथवा व्यवसायिक क्षेत्र खाता। तो इसमें हमें जो भी उत्पादन क्षेत्र के हैं वो निजी, सरकारी, सभी को हम उत्पादन क्षेत्र वाले दिखाते हैं। अर्थात जो व्यावसायिक क्षेत्र के हैं, जो व्यावसायिक प्रक्रियाएं करते हैं, उन सब के खातों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो भुगतान में देखते हैं, भुगतान में देखो क्या क्या भुगतान करेगा। जो उत्पादन करने वाला है वो भुगतान करेगा और प्राप्त भी करेगा। तो भुगतान क्या करता है? वेतन, मजदूरी इत्यादि के रूप में वो खर्च करता है। और लगान, जो जहाँ पे प्लांट लगाया है उस प्लांट का, उस ज़मीन का, उस क्षेत्र का वो लगान देगा। और जो मशीनें लिया है, जो उसने पूंजी लगाया है, उसका ब्याज देगा। कच्चा माल जो खरीदेगा उस पर भी उसको व्यय करना है। और निगमों को लाभ, जो जैसे फर्में हैं तो वो फर्में जो जिन निगमों से हैं उनको उन्हें लाभ देना पड़ेगा, यानी लाभ को भी तो शामिल करना पड़ेगा उसमें। अगर हमारा लाभ शामिल नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, तो हम क्यों उत्पादन करेंगे, है ना? तो वो लाभ भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए। प्लस सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा क्या है? सामाजिक सुरक्षा क्या मतलब है कि जैसे हम आसपास के रहने वाले लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो वो धुआं जो है वहाँ के आसपास के लोगों को बीमार कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है। तो हम उसके बदले में सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं, जिसको सामाजिक सुरक्षा का नाम दिया जाता है। या जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उन वर्कर्स को हम बीमा के रूप में या किसी और के रूप में सामाजिक सुरक्षा देते हैं कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम उसकी भरपाई करेंगे। तो ये सब जो है सामाजिक सुरक्षा होती है। और परोक्ष कर, जो निगम हैं जो लगा रहे हैं, जो प्लांट चला रहे हैं, उनको टैक्स भी देना पड़ता है। और जो पूंजी है या जो उनकी मशीनें हैं उन पर जो घिसावट होती है वो उस पर भी देना पड़ता है। और इन सब का योग उसको 930 करोड़ का देना पड़ा। और फिर प्राप्तियां कहाँ से प्राप्त करेगा? प्राप्तियां बिक्री से। और बिक्री किसको? या तो उपभोक्ता खरीदेगा, या तो सरकार खरीदेगी, या तो घरेलू पूंजी निवेश, या जो घरेलू पूंजी निवेश के लिए कुछ लोग लेते हैं वो खरीदेंगे। विदेशों को शुद्ध निर्यात विदेशों को भेजा जाएगा। तो और बचे हुआ जो माल है उसके मूल्य में परिवर्तन, यानी कभी कभी उसका मूल्य घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो अब ये टोटल कितना होगा? ये भी 930, यानी प्राप्तियां और भुगतान और प्राप्तियां दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे, बराबर तो देखो वास्तव में तो ऐसा नहीं होता है कि बराबर ही हो, लेकिन जब हम ये खाता बनाते हैं तो हमें बराबर दिखाना पड़ता है।
अब चलो दूसरे में चलते हैं, उपभोग लेखा या घरेलू क्षेत्र खाता। इसको हम क्या कहते हैं, घरेलू क्षेत्र खाता भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लाभ अर्जित न करने वाली संस्थाओं जैसे क्लब, संघ, संस्थान आदि की आय एवं व्यय का समावेश करते हैं। जो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं है ना, इसमें क्या घरेलू क्षेत्र खाता। यह उपभोग क्षेत्र है। उपभोग कौन करता है, व्यक्ति करते हैं, इसीलिए हम इसको घरेलू क्षेत्र खाता भी कहते हैं। तो इसमें लाभ न अर्जित करने वाली कंपनियां जैसे क्लब है, संघ है, तमाम बने हैं ना, NGOs हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। तो वो जो NGOs हैं जो लाभ न प्राप्त करने वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो भी तो वेतन मजदूरी देंगे कुछ, और व्यावसायिक फर्मों से खरीद करेंगे, यानी भुगतान खरीदेंगे तो भुगतान उनको करेंगे, और व्यक्तिगत कर उनका पर्सनल टैक्स भी जाएगा। सामाजिक सुरक्षा उनको भी सामाजिक सुरक्षा के रूप में देना पड़ेगा, ब्याज भुगतान करेंगे, और जो बचतें हैं उसको भी शामिल किया जाएगा, उनकी बचतें भी होनी चाहिए। और ये प्राप्तियां हैं जो जहाँ जहाँ से उनको प्राप्तियां मिलती हैं, वो मजदूरी करते हैं, जो वेतन मिलता है वो उनका अपना भी है, और वो दूसरी जगह से भी प्राप्त करते हैं। और व्यावसायिक फर्मों में काम कर करके, या सरकारी फर्मों में काम करके, या परिवारों से या विदेशों से कहीं न कहीं काम करके वो अपना मजदूरी या वेतन प्राप्त करते हैं, कहीं न कहीं वो काम करते हैं। इसके अलावा कच्चा माल बेचते भी हैं, घरेलू की बात है ना, तो बेचते हैं। लगान और ब्याज से भी प्राप्त करते हैं, यानी ज़मीन देते हैं तो उससे लगान मिलता है। लाभ जो उनको लाभ मिलता है इधर से वो भी। और जो हस्तांतरण भुगतान का मतलब है कि सरकार जो है, जैसे पेंशन है, स्कॉलरशिप है, इसके रूप में सरकार लोगों को देती है। तो सरकार इनको, यहाँ जो लोग हैं, क्योंकि घरेलू की बात है तो सरकार उनको देती है, तो उससे उनको इतना मिलता है। तो ये जो जितना मिलता है उन सब का योग इनका 824, और जो भुगतान किए वो भी 824। ठीक है, तो मैं जो बातें हैं मैं वही बता दे रहा हूँ, और बाकी तो इसको लिखा ही है, पढ़ दे रहा हूँ बस। और सरकारी क्षेत्र खाता, तीसरे नंबर पे हमें लिखना था पूंजी खाता अथवा कुल बचत एवं निवेश खाता, लेकिन कोई बात नहीं, सरकारी क्षेत्र खाता। क्रम अगर ऐसा होता तो अच्छा, ज़्यादा अच्छा होता। क्यों? क्योंकि हम पहले क्या करते, उत्पादन करते, फिर उपभोग करते हैं, और उत्पादन और उपभोग का अंतर बचत या निवेश होता है। तो अगर इसको हम करते तो ये ज़्यादा क्रम। तीसरा खाता है सरकारी क्षेत्र खाता। सरकारी क्षेत्र खाता में जो सरकारी क्षेत्र के प्लांट्स हैं, सरकारी क्षेत्र की जो भी कंपनियां हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। तो भुगतान के रूप में इसमें क्या, मजदूरी, वेतन, मतलब सरकार जो भी उत्पादन करना चाहती है उसमें जो कर्मचारी लगे होते हैं उनको भुगतान करती है वेतन के रूप में, मजदूरी के रूप में और वेतन के रूप में। मजदूरी या वेतन सेम है, एक ही बात है। तो उसके रूप में कितना, 60 करोड़ का भुगतान करती है। यहाँ हमने सारे का सारे करोड़ में लिया है पूरा, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा भुगतान का मतलब है कि जो सरकार जनता की सुरक्षा के लिए काम करती है। सामाजिक सुरक्षा वैसे ये होता है, जैसे कोई प्लांट है, कोई कंपनी है, वो अगर वहाँ पे उत्पादन करती है तो वो उससे जो निकलने वाला धुआं है या उससे जो तमाम ध्वनियाँ निकलती हैं, वो सब क्या है, पर्यावरण को प्रदूषित करती है। और पर्यावरण को प्रदूषण के रूप में या प्रदूषण से मुक्ति के लिए वो कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। जैसे अगर वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है, बीमारी हो रही है, तो उस बीमारी को इलाज के लिए कुछ ना कुछ सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। यानी इसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा भुगतान। सरकार भी सामाजिक सुरक्षा भुगतान करती है। तो जब ये सरकार जो है या तो लोगों से लेती है या तो जो प्लांट लगाए हुए उनसे लेती है।
और उसी को जनता पे खर्च करती है। सामाजिक सुरक्षा के रूप में उसी को वो जनता पे खर्च करती है। जैसे सड़कें बनवाना, प्रदूषण मुक्त क्षेत्र बनाना, तमाम काम करती है ना। तो वो सब जो है सामाजिक सुरक्षा के नाम पर आता है। अब व्यावसायिक फर्मों से खरीद जो वो काम करती है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा उत्पादन वही कर देती है। कुछ व्यावसायिक फर्में होती हैं, उनसे वो खरीद भी करता है, या कच्चे माल के रूप में कुछ ना कुछ वो जैसे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कृषि से ही आ जाता है। हो सकता है कि वो एक बार कहीं आ रहा हो, वहाँ पे फैक्ट्रियों में बनाया जा रहा हो और वहाँ से फिर से उसको अंतिम रूप में, अंतिम उत्पादन के रूप में दिया जा रहा हो, तो वहाँ पे ये जो है व्यावसायिक फर्मों से खरीद करती है सरकार। विदेशों से खरीद, विदेशों से भी सरकार खरीदारी करती है, यानी आयात करता है। और ब्याज भुगतान, जहाँ पे प्लांट लगा है उसके लिए ब्याज भुगतान और हस्तांतरण भुगतान। मेन बात हस्तांतरण भुगतान की है। अभी हस्तांतरण भुगतान हमने यहाँ पर पढ़ा। हस्तांतरण भुगतान एक सरकार देती है और जनता प्राप्त करती है। तो यहाँ पे प्राप्तियों के रूप में है और यहाँ पे भुगतान के रूप में है। तो सरकार हस्तांतरण भुगतान करती है और सरकार को बचत भी होनी चाहिए। बचत अगर नहीं होगी तो कोई भी उत्पादन नहीं करेगा। अब ये प्राप्तियाँ कहाँ कहाँ से करता है? करों से। टैक्स सबसे बड़ा स्रोत सरकार का क्या है? टैक्स है। व्यक्तिगत कर, वो चाहे व्यक्तिगत कर हो, चाहे परोक्ष कर हो या निगम कर हो, जितने भी टैक्सेस हैं वो सब सरकार के अंदर आते हैं। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा अभी हमने बताया कि वो जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनसे वो प्राप्त करता है। और ये देखो कर्मचारियों से भी, परिवारों से भी, सरकारों से भी और नियोजकों से भी। नियोजक का मतलब वही जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे। तो कुल मिला के दोनों में इसका समान रहता है, बराबर भुगतान और प्राप्तियाँ दोनों बराबर होते हैं। अब पूंजी खाता या कुल बचत एवं निवेश खाता की बात करते हैं। पूंजी खाता या कुल बचत निवेश, तो उत्पादन माइनस जो उपभोग है, घटा दो, बचेगा हमारा क्या? बचत। अब उसी बचत को हम निवेश भी कहते हैं। तो बचत एवं निवेश खाता। निवेश या भुगतान, निवेश कहाँ कहाँ करते हैं ये देख लो। इन्वेंट्री मूल्य में शुद्ध परिवर्तन। इन्वेंट्री मूल्य का मतलब है कि जो आप निवेश करते हैं कच्चा माल, कच्चा माल लगाते हैं, कच्चे माल पे निवेश कर दिया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं का क्रय, जो मशीनें वगैरह हैं वो सब खरीदते हैं, वो भी निवेश है। और विशुद्ध विदेशी निवेश, विशुद्ध विदेशी निवेश, हम विदेशों में भी निवेश करते हैं। हम विदेशों में भी अपनी बैंक लगाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, हर चीज़ विदेशों में करते हैं, तो हम वहाँ भी निवेश करते हैं। और प्राप्तियाँ कहाँ कहाँ से आता है? जो जो हमारा भुगतान है वही वही हमारी प्राप्तियाँ हैं। व्यक्तिगत बचतें, हर व्यक्ति जो है वो बचत करता है, तो वो व्यक्तिगत बचतें और व्यावसायिक बचतें। व्यावसायिक बचतें मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी बचत करते हैं, उनको बचत होती है, लाभ होता है, वही लाभ जो है वो बचत है। सरकारी बचतें, सरकार भी बचत करती है, लेकिन अक्सर सरकार की बचतें घाटा में होती है ना। जो भी सरकार का कभी भी बजट देखना, सरकार का बजट घाटे में ही रहता है। और घिसावटों पर भी व्यय होता है। ठीक, तो इस तरह से कुल जो भुगतान और कुल राशि दे दोनों बराबर। विदेशी लेखा क्षेत्र, तो विदेशी लेखा क्षेत्र ये मजदूरी, वेतन आदि ये तो सभी में, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। यहाँ पे हम क्या भुगतान की बात कर रहे हैं, है ना, भुगतान की बात कर रहे हैं। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय नहीं, विदेशों को दे आय होगी, विदेशों को दे आय या शुद्ध आयात लिखिए इसको, शुद्ध प्राप्त शुद्ध आयात, ये आयात है। हम आयात करेंगे तब उसको भुगतान करेंगे, है ना, विदेशों को। और वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात से, जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं को जो निर्यात करेंगे, आयात करेंगे, यहाँ भी हमें आयात की बात है, क्योंकि विदेशी लेखा भुगतान ये हमें
इसको हम ये मान लें कि हमें ये प्राप्तियाँ यहाँ, तो इसको भुगतान भी रहने दो, इसको हम आयात कहते हैं। ये हमारा आयात है, आयात से, और ये विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय है, जो विदेशों को हम आयात कर रहे हैं शुद्ध, उससे हमें मिल रहा है। और वस्तुओं और सेवाओं का जो आयात कर रहे हैं, आयात करेंगे तो हम उसको भुगतान करेंगे ना, आयात करने का मतलब भुगतान करेंगे। तो विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आयात, विदेशों को भेजा गया शुद्ध आयात, इसको सुधार लेना आपने, विदेशों को जो भी भेजा जा रहा है वो शुद्ध आयात। और विदेशों को हम जो वस्तुएं और सेवाएं भेजते रहते हैं। सेवाएं क्या होती हैं? सेवाएं मतलब हमारे यहाँ से वैज्ञानिक जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, तो उनकी जो सेवाएं हैं वो उनको मिलती है ना, मतलब हम व्यक्ति के रूप में या माइंड के रूप में सेवा भेजते हैं, है ना, तो वो सेवाएं होती हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है? भुगतान, हमें प्राप्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। और प्राप्तियों के रूप में वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात करते हैं, जिसको फिर इसको हमें निर्यात लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये हमें निर्यात लिखना है। और विशुद्ध विदेशी निवेश, अगर विदेशी निवेश हमारे यहाँ करेंगे तो हमें मिल रहा है ना, तो विदेशी जो निवेश हमें यहाँ पे मिल रहा है वो भी हमारी प्राप्तियाँ हैं। तो इस तरह से हम ये देख लेंगे कि जो राष्ट्रीय आय लेखांकन की बनावट है वो यही 5 रूपों में होती है। हमें कुल मिला के इस तरह से इसको दिखाना है कि जो हमें भुगतान करना पड़ रहा है वही हमें प्राप्त भी हो रहा है, भुगतान और प्राप्ति दोनों बराबर हो, यही हमें इस लेखांकन की बनावट में दिखाना है, ठीक है। अगर ऐसा बना लिया तो उत्तर सही माना जाएगा।